नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 21वीं सदी बर्बरता और नरसंहार की संभावनाओं की सदी है। यह इंटरनेट और एआई की नहीं है, बम और बमबारी की सदी है। गजा पर हमले के 30 दिन होने में कुछ ही दिन बाकी हैं। इतने दिनों से वहां के लोगों पर हो रही बमबारी को कोई नहीं रोक सका। आत्मा से लेकर अंतरात्मा और परमात्मा सबको पुकार लिया गया, मगर अपने अपने देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने गजा की रक्षा में केवल बयान जारी किए। अमेरिका जिस दिन हमले की निंदा करता है, उसी दिन इसराइल की मदद के लिए सैनिक और सामान भेज देता है। दुनिया दोहरेपन के खतरे से अब बाहर आ गई है। दोहरापन होना अब बुरी बात नहीं। हिंसा, निंदा, नरसंहार और मानवता के संकटों को व्यक्त करने वाले तमाम शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। इनमें से एक भी शब्द का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि यह समय हमें मजबूर कर रहा है कि हम बमों को नहीं, शब्दों को कसूरवार ठहरा दें। क्रूरता, नरसंहार को नहीं, मानवता को दोषी ठहराएं, बल्कि बम और नरसंहार को ही शांति का पुरस्कार देने की मांग करें। गजा के लिए सबसे बड़ा खतरा आज बम नहीं, दुनिया भर के नेताओं के बयान हैं। जब भी बम गिरता है, उनके बयान आ जाते हैं। जब भी बयान आते हैं, गजा पर बम गिर जाता है। इन तस्वीरों के आगे संख्या का कौन सा समाचार दिया जाए कि आप इसकी तबाही का मतलब समझ सकें? क्या ऐसी अनगिनत तस्वीरों के बीच मरने वालों की संख्या का कोई भी मतलब है? क्या यहाँ सिर्फ फलस्तीनी मरे हैं? क्या उनके अलावा कोई और नहीं मरा? गजा किसी खेत या बंजर जमीन का नाम नहीं है। उस पर गिरने वाले इस्राएली बम सीमेंट और छड़ों से बनी इमारतों को तबाह नहीं कर रहे, बल्कि चारों तरफ से एक इलाके में बंद 23 लाख लोगों को मारते जा रहे हैं। वहां से खबरें नहीं आती हैं। एक तस्वीर आती है कि बमों के बरसने के बाद ये इमारतें मिट्टी में मिला दी गई हैं। लाशें नहीं दिखती हैं, न दिखाई जाती हैं। ड्रोन कैमरे से लिया गया यह वीडियो किसी शमशान में जलती चिताओं का एहसास कराता है। पानी की यह टंकियां बमबारी के क्षेत्र में जब तक भरी हैं, तब तक किसी के जिंदा होने की गारंटी है। इनके सूख जाने की आशंका बम के गिरने से भी ज्यादा जानलेवा है। गजा के लोग सीवर और समंदर का पानी पी रहे हैं। भूख और प्यास से इनके तड़पने की ये दृश्य आज की दुनिया पर कहीं तो असर करते होंगे। तभी तो राज्यों की भाषाएं अलग हैं, मगर जनता इनकी तकलीफ महसूस कर रही है। गजा की बेकरी बंद होने लगी है। खाने पीने के लिए रोटी के लाले पड़ गए हैं। एक कतरा पानी और एक दाना अनाज उनका सहारा है। बच्चों पर बम के गिरने तक पानी का यह बोतल उनके लिए जीवन का भरोसा है। इनके हाथों में पानी का एक बोतल 1000 सागर उठाए हुए है। 21वीं सदी इन बच्चों पर बम गिराने से पहले उन्हें एक बोतल पानी देने की अपनी मानवता पर 22वीं सदी में गर्व किया करेगी। हमारे सुपर पावर नेता बहुत दयालु हैं। वे बम के साथ साथ पानी की भी सप्लाई करते हैं। ऐसी त्रासदी को दर्ज करने के लिए कवि की भी जरूरत नहीं। दुनिया पर हुक्म करने वाले ऐसी तस्वीरों से भी नहीं पिघलते। 7 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मरने वालों की जो सूची जारी की गई है, वो 150 पन्ने लंबी है। यूएन के एक अधिकारी ने ट्वीट किया है कि इस लिस्ट को मैंने जब उम्र के हिसाब से सजाया तो 6 पन्नों तक 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा था। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दुनिया को आखिरी चेतावनी दे दी है। कहा है कि 2 सबसे बड़े अस्पतालों के मुख्य जनरेटर पूरी तरह से बंद होने के कगार पर हैं। कितने दिनों से ऐसी चेतावनियां आ रही हैं। गजा के इंडोनेशिया अस्पताल ने बोल दिया है कि हमारा मेन जनरेटर बंद हो गया है, बैकअप जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से अस्पताल के मुर्दा घर का फ्रिज, अस्पताल का एयर कंडीशन वगैरह बंद हो गया है। गजा का एकमात्र अस्पताल जो कैंसर के मरीजों का इलाज करता है, वो पूरी तरह से बंद हो गया है। ईंधन खत्म हो जाने के कारण अभी तक ईंधन पहुंचना रुका हुआ है। WHO ने अपील की है कि ईंधन भी दिया जाएगा। गजा के 35 में से 16 अस्पताल बंद हो गए हैं। यहाँ के 72 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 50 ने काम करना बंद कर दिया है। यहाँ की तबाही को अनेक बार अनेक प्रकार से बयां किया गया, मगर ये सारे बयान दुनिया में यहाँ के नागरिकों के प्रति हमदर्दी पैदा नहीं कर पाए। जो राष्ट्र कहलाते हैं, राष्ट्र प्रमुख कहलाते हैं और जो उनके समर्थक कहलाते हैं।
50,000 गर्भवती महिलाओं के लिए दवाएं नहीं हैं। कभी भी बम गिरने की आशंका और गिर जाने की सच्चाई के बीच उनके भीतर दो दो जिंदगियां सहम जाती होंगी। मां की ममता की मार्केटिंग इसी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए की है। इसी गजा में मां की इस त्रासदी की कोई मार्केटिंग नहीं है। उनके ऑपरेशन करने के लिए बेहोशी की दवाएं नहीं। संयुक्त राष्ट्र की राहत व कार्य एजेंसी ने कहा है कि 3.5 हफ्ते से गजा में कोई ईंधन नहीं आया। हमारे केंद्रों में क्षमता से 4 गुना अधिक लोग हैं। 6.5 लाख लोग वहां जमा हैं। इस्राइल कहता है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास के टनल हैं, मगर गजा और उस अस्पताल में 1981 से अब तक कई बार काम कर चुके नॉर्वे के डॉक्टर मैट्स गिलबर्ट ने डेमोक्रेसी नाउ और भारत के पत्रकार उल्लेख एनपी से बातचीत में कहा है कि वहां ऐसा कोई टनल नहीं है। मैं नेतन्याहू को चुनौती देता हूं। उल्लेख एनपी नाम से एक यूट्यूब चैनल है। इनके सब्सक्राइबर की संख्या मात्र 26 है। फिर भी ये पत्रकारिता का दायित्व निभा रहे हैं। जिस गोदी मीडिया को लोकतंत्र और मानवता के लिए खड़ा होना चाहिए, जिसे भारत की जनता हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन पहुंचाती है अपने टैक्स के पैसे से, वह चुप है। उसके स्टूडियो में ऐसी आवाजों की जगह नहीं। डॉक्टर गिलबर्ट और उनकी टीम गजा जाने के इंतजार में है, तैयार है। But Israel is claiming that Hamas uses these hospitals, some of which are places where you worked. They are accusing them of using hospitals as terror infrastructure, and they even said something like they are using it as command and control centers. I challenge Prime Minister Netanyahu to just put forward the proofs, the evidence. I have been working in Shifa Hospital on and off for 16 years. I have been walking freely around anywhere I want. I have taken pictures all over the hospital and filmed patients and patient cases. My camera has never been controlled, nor have my movements in the hospital been controlled. आप सभी की आंखों के सामने दुनिया की इतनी बड़ी आबादी मारी जा रही है। गजा के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वहां के लोगों के लिए अब कोई राष्ट्र नहीं है, बल्कि जो राष्ट्र हैं वही उनके लिए खतरा हैं। मुल्कों, राष्ट्रों और उनके प्रमुखों की अंतरात्मा नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र की अंतरात्मा दिखाई दे गई, मगर उसका इन राष्ट्रों पर कोई असर नहीं पड़ा। कई बार लगता है कि इस संस्था को अपने आप ही खत्म कर लेना चाहिए, खुद को भंग कर लेना चाहिए। इस संस्था ने सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ बोल कर देख लिया, कुछ नहीं हुआ। यह तब है जब गजा में संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं से जुड़े 70 से अधिक लोगों ने शहादत दी है। ये सभी संयुक्त राष्ट्र की राहत व कार्य एजेंसी UNRWA के लोग हैं। इनमें अलग अलग देशों के लोग शामिल हैं। रेड क्रॉस के 5 कर्मचारी मारे जा चुके हैं। क्रिश्चियन एड के भी 2 कर्मचारी मारे गए हैं। वे हमास नहीं थे, मगर मानवता के लिए उस जगह पर डटे रहे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसके बाद भी WHO से लेकर तमाम संस्थाएं ट्रक का ट्रक दवाएं और अन्य सामान लेकर गजा में जाने के लिए तैयार हैं, बल्कि जा रही हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और अन्य डॉक्टरों ने कह दिया है, बम गिरे चाहे जो भी हो, हम नहीं जाएंगे, हम गजा में ही रहेंगे। इनके बलिदानों से भी गजा की आवाज राष्ट्र प्रमुखों की अंतरात्मा तक नहीं पहुंच रही। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के न्यूयॉर्क दफ्तर के निदेशक क्रेग मुखबिर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी संस्था के रवैये के कारण इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि गजा में इस्राएली सेना की जो कार्रवाई है वो जीनोसाइड, नरसंहार है। किताबों में नरसंहार को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, ठीक उसी तरह से है। संयुक्त राष्ट्र कुछ भी करने में असफल रहा है। बोस्निया, रवांडा और म्यांमार में हुए नरसंहार के मामले में भी इसी तरह असफल रहा। मुखबिर 1992 से संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर रहे थे। नेतन्याहू की पार्टी की सांसद और पूर्व पब्लिक डिप्लोमेसी मंत्री गलित डिस्टेल अटबरयान का बयान है कि धरती से गजा को मिटा दो। गजा के शैतानों को इजिप्ट में भाग जाना चाहिए, उड़कर दक्षिण उत्तर की सीमाओं के पार चले जाना चाहिए, या फिर वे मारे ही जाएंगे। उनकी मौत बहुत क्रूर होने वाली है। इसका मतलब यही है कि गजा में कुछ भी नहीं बचेगा।
अगर बमबारी नहीं रुकती है, नरसंहार की भाषा ही आज की भाषा बनी रहती है, तो इसी वक्त में गजा पर गिरने वाले बमों को छोड़ दीजिए, मरने वालों के नाम लिखे जाने चाहिए, उनकी संख्या गिनी जानी चाहिए, बार बार बताया जाना चाहिए और बार बार सुना जाना चाहिए। अगर युद्ध नहीं रुक सकता तो मरने वालों के बारे में जानकारी क्यों रुक जाए? सारी उम्मीद नैतिकता और मानवता से की जा रही है। इसी के भरोसे संयुक्त राष्ट्र कहे जा रहा है कि युद्ध अपराध है, युद्ध अपराध है। मगर दुनिया में अदालतें अब कहां बची हैं, साबित कौन करेगा, किसी को पता नहीं। तो जहां है वहीं खड़े खड़े बड़बड़ा रहे हैं। उधर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने स्काई न्यूज से कहा है कि इस्राइल सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। 2 दिन के भीतर गजा के जबलिया रिफ्यूजी कैंप पर दूसरी बार हमला हुआ। करीब 200 लोगों के मारे जाने की खबर आई। इस्राइल ने कहा कि उसने हमला किया है क्योंकि हमास का कमांडर वहीं मौजूद था। हमास ने वहां होने से इनकार किया है। दूसरे हमले के बाद इस्राइल ने कहा है कि हमने जबलिया में हमास के कमांडर को मार लिया। हमास भी 7 अक्टूबर के हमले को दोहराने की बात कर रहा है। जबलिया गजा का सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप है, सबसे ज्यादा घनत्व है। 1991-92 में 1.5 किलोमीटर की छोटी सी जगह में 65,000 से अधिक लोग रहते थे। UNRWA ने बताया कि आज की तारीख में यहां 1.25 लाख शरणार्थी हैं। असल संख्या इससे भी बड़ी है। यहां का 90% पानी इंसान के पीने लायक नहीं है। इस घटना की निंदा सबने की है। इसी तबाही में जब बड़े बड़े मुल्क इस्राइल की दोस्ती के लिए तरस रहे हैं, बोलिविया, कोलंबिया, चिली, जॉर्डन ने तल अबीब से अपने राजदूत बुला लिए हैं। स्पेन में गठबंधन की सरकार है। वहां की सामाजिक अधिकार मंत्री इयोने बेलेरा ने अपनी सरकार से मांग की है कि नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में ले जाया जाए। इन्होंने ही पहले अपनी सरकार से इस्राइल से कूटनीतिक संबंध स्थगित करने की मांग की थी। स्पेनिश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यह नरसंहार है। इस पर इस्राइल उन पर हमास के साथ होने का आरोप लगा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने कहा है कि इस्राइल के मित्र देश कह रहे हैं कि गजा में नागरिकों की जान की सुरक्षा करे तो उसे उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया नागरिकों की मौत का जारी रहना स्वीकार नहीं करेगी, मगर उनकी हत्या तो अभी भी जारी है। ब्रिटेन के विपक्षी दल लेबर पार्टी के नेता केर स्टार्मर ने कहा है कि यह युद्ध विराम का समय नहीं है। इस बयान के बाद उनकी पार्टी के 30 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया अपनी पार्टी से। दिसंबर 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया ताकि दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा कर सके। बाइडेन केवल बयान दे रहे हैं। जिस इस्राइल को युद्ध ना करने की सलाह देते हैं उसी को बम पहुंचा रहे हैं। बाइडेन मजबूर राष्ट्रपति साबित होते दिख रहे हैं। जिन लोगों ने इनके भरोसे लोकतंत्र और उदारवाद की उम्मीद पाल रखी थी, उन्हें उम्मीद की जगह अब बकरी पाल लेनी चाहिए। विपक्ष के नेता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रह चुके बर्नी सैंडर्स ने सेनेट में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, प्रशासन और दुनिया को गजा के मामले में कार्रवाई करनी होगी। वहां के लोग भयानक हालात में जी रहे हैं। अपने एक लेख में उन्होंने कहा है कि इस्राइल के पास आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन गजा में हजारों निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को मारने का अधिकार नहीं। मगर बर्नी की निंदा भी हो रही है क्योंकि उन्होंने युद्ध विराम की बात नहीं की, मानवाधिकार ठहराव की बात की है। The humanitarian crisis is dire and getting worse by the minute. There must be a humanitarian pause now so that sufficient supplies, food, water, medicine, fuel can reach the people of Gaza. If not, thousands more will die needlessly. We cannot allow that to happen. A stop to the bombing is critical to save innocent lives and secure the safe return of hostages. ये कैसा देश है? निंदा भी करता है, गजा के लोगों की बात भी करता है और इस्राइल को हथियार भी देता है। अरब देशों ने भी गजा को अकेला छोड़ दिया है। अरब देशों का नाम अलार्म देश रख देना चाहिए।
इनका काम केवल अलार्म बजाना रह गया है कि युद्ध रुक जाए, बम ना गिरे, वरना हम अलार्म बजाते रहेंगे कि ईंट से ईंट बजा देंगे। या फिर अरब देशों का नाम पार्किंग नेशन रख देना चाहिए, जहां पश्चिम की सरकारें अपनी सेना और जहाजी बेड़े पार्क करती हैं। गजा पर जब से बमबारी हो रही है तब से सऊदी अरब निंदा ही कर रहा है। 22 देशों का समूह अरब देश कहा जाता है, मगर ये 22 देश एक दूसरे से काफी अलग है। इन सभी की ताकत होगी, प्रभाव भी होगा, मगर ये सब मिलकर गजा की रक्षा नहीं कर सके। अरब देश केवल सही बयान दे रहे हैं। बंधकों की रिहाई में कतर की भूमिका की बात सामने आई, मगर युद्ध विराम में कतर की कोई भूमिका नजर नहीं आती। हमले के 3 दिनों बाद संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि गजा पर जो बमबारी हो रही है उसका इसराइल और अमीरात के कारोबारी संबंधों पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम राजनीति और कारोबार को नहीं मिलाते। 11 अक्टूबर को काहिरा में अरब लीग की बैठक हुई, जिसमें हमास के हमले की भी निंदा हुई और गजा में मारे जा रहे नागरिकों की भी। अरब लीग के विदेश मंत्रियों ने शांति की बात की, मगर इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। याद रहे, यूएन में ट्यूनीशिया के अलावा हर अरब देश ने कनाडा के संशोधन का विरोध किया था। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि हमास की निंदा की जाए, बंधक बनाए जाने की निंदा की जाए। गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद अरब देश थोड़ी मुखरता से बोलने लगे कि युद्ध रुके। जॉर्डन भी अरब देश है, वह संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लेकर आता है कि युद्ध रुके, मगर अमेरिका के वीटो से पास नहीं हुआ। 120 देशों ने इसका समर्थन कर दिया, फिर भी इसका असर नहीं हुआ, प्रस्ताव गिर गया। सऊदी अरब ने गजा के जबलिया कैंप पर हमले की निंदा की है। उसके विदेश मंत्रालय ने इसे अमानवीय हमला बताते हुए कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा इसराइल पर युद्ध विराम का दबाव नहीं बना पाने का नतीजा है। 18 अक्टूबर को इसी टाइप का बयान आया, जब अरब देशों के प्रमुखों ने बाइडेन से मिलने से मना कर दिया। उस समय सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गजा पर की जा रही सीज फौरन रोकी जाए। उन्होंने नागरिकों पर हमले, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और अनिवार्य सेवाओं पर बमबारी की निंदा की। कहा कि वे अन्य देशों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, बमबारी कैसे रुके। कुवैत के प्रिंस ने इतना ही कहा कि गजा पर इसराइल का हमला मानवाधिकार के सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। जरूरी है कि दुनिया तुरंत युद्ध विराम करवाए और गजा में मदद पहुंचे। 24 अक्टूबर को ट्यूनीशिया के विदेश मंत्री ने कहा कि गजा को लेकर अरब देशों में कोई तालमेल नहीं है। बहराइन ने भी इसराइल से अपने राजदूत को बुला लिया है और कहा है कि उनके राजदूत इसराइल से निकल चुके हैं, लेकिन इसराइल कह रहा है कि हमें इसकी जानकारी नहीं। बहराइन अब्राहम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करने वाला पहला देश है जिसने अपने राजदूत को इसराइल से वापस बुला लिया। 2020 में अमेरिका और यूएई की मध्यस्थता से शांति समझौता किया गया था। इसे ही अब्राहम एकॉर्ड्स कहते हैं। मोरक्को में रबात, कतर, बहरीन, यमन, इराक, ओमान, तुर्की, अल्जीरिया, लीबिया, जॉर्डन में भी प्रदर्शन हुए, मगर कुछ अरब देशों में प्रदर्शन नहीं हुए। सूडान और संयुक्त अरब अमीरात में कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। अमेरिका के नेतृत्व में अलग अलग अरब देशों और इसराइल के बीच रिश्तों को सामान्य करने के समझौते हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि गजा पर हमले से इस पर असर पड़ सकता है, लेकिन जेरूसलम पोस्ट में संयुक्त अरब अमीरात का बयान छपा है कि इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमले के 1 सप्ताह बाद रॉयटर्स में खबर छपी थी कि सऊदी अरब रिश्ते सामान्य करने की योजनाओं को रोक रहा है। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। ट्यूनीशिया की संसदीय कमेटी ने एक मसौदा तैयार किया है कि अगर इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य किए गए तो उसे अपराध माना जाएगा। मोरक्को, बहरीन प्रदर्शन में लोग इसराइल से रिश्तों के सामान्य किए जाने को पलट देने की मांग कर रहे हैं। अरब देशों में जॉर्डन की मुखरता और उसका विरोध सबसे अलग है, मगर असर कुछ भी नहीं। जॉर्डन अमेरिका का सहयोगी देश रहा है, फिर भी अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद उसने जो बाइडेन से मिलने से मना कर दिया। यह जॉर्डन है, यहां के पर्यटन मंत्रालय का यह वीडियो है। गजा से बिल्कुल सटे इस देश का जीवन कितना आकर्षक दिखता है। अगर सब कुछ सामान्य होता, फलस्तीन के पास स्वायत्त राष्ट्र होता, तो उसका जीवन भी इतना ही सुंदर होता। गजा पर गिरने वाले बमों के धमाके जॉर्डन में भी पहुंचते होंगे। इस देश का बयान भी सही है, मगर कौन जानता है कि सही बयान के पीछे किसके इरादे गलत हैं। जॉर्डन के किंग ने कहा कि पश्चिम ने अरब देशों को साफ साफ बता दिया है,
फलस्तीनी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए इस्राइल ही सब कुछ है। मानवाधिकार की भी अपनी सीमा होती है, इसकी सीमा नस्ल के नाम पर खत्म हो जाती है, धर्म के नाम पर खत्म हो जाती है। जॉर्डन में गजा पर हमले के बाद कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं। जॉर्डन ने इस्राइल से अपना राजदूत बुला लिया है, उससे कहा है कि वह भी जॉर्डन से अपना राजदूत बुला ले। 2019 में भी जॉर्डन ने अपने 2 नागरिकों के इस्राइल द्वारा हिरासत में लेने के बाद राजदूत बुला लिए थे। जॉर्डन में 30 लाख फलस्तीनी रहते हैं। यहां के विदेश मंत्री ने कहा है कि इस्राइल गजा के निर्दोष लोगों को मार रहा है। उसने अप्रत्याशित मानवीय त्रासदी पैदा कर दी है। इस्राइल और जॉर्डन के बीच जमीन और पानी को लेकर विवाद है, एक शांति समझौता भी है। जॉर्डन की रानी ने CNN की पत्रकार क्रिस्टियन अमानपोर से कहा है कि दुनिया का दोहरापन सामने आ गया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद दुनिया ने खुलकर इस्राइल का साथ दिया। इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है उसे दुनिया चुप्पी के साथ देख रही है। पता चलता है कि पश्चिम के देश इस हमले में मिले हुए हैं। अरब दुनिया के लिए यह बहुत बड़ा धक्का है। अरब देशों के नए और पुराने बयानों में कोई फर्क नहीं। अगर कोई इनकी तरफ देख रहा है तो उसे सावधान रहना चाहिए। तुर्की में गजा के समर्थन में कितनी बड़ी रैली हुई, एर्दोगन का भाषण हुआ, मगर वहां की एक न्यूज वेबसाइट टर्किश मिनट ने रिपोर्ट किया है कि तुर्की और इस्राइल के बीच संबंधों में तनाव आने के बाद भी तेल के व्यापार पर असर नहीं पड़ा। जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। एर्दोगन ने कहा है कि इस्राइल का दिमाग खराब हो गया है, उसे जल्द से जल्द रोकने की जरूरत है, वो मानवता के खिलाफ अपराध कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं जेरूसलम को इंसाफ दिला कर रहूंगा। एर्दोगन ने अमेरिका और यूरोप को भी इन हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि जो गजा में युद्ध के अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें कानून का सामना करना होगा। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि तुर्की ने इस्राइल पर हमले के बाद हमास के एक अधिकारी से चले जाने को कहा था। फिर कुछ दिनों के बाद एर्दोगन ने कहा हमास अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि गजा के नाम पर अरब देशों को भाषण देने का मौका मिल गया है। वे तेल डिपो से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आते। इस तरह के लेख छप रहे हैं कि यह सब गजा को खाली कराने के लिए किया जा रहा है। विकीलीक्स ने हिब्रू वेबसाइट मेकोमिट को मिले एक दस्तावेज जारी किया है। यह दस्तावेज इस्राइल के खुफिया जानकारी मंत्रालय का बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया गया है। विकीलीक्स ने कहा है कि इसे मंत्रालय के एक अधिकारी ने वेरीफाई किया है। 10 पन्ने के इस दस्तावेज को हमास के हमले के एक हफ्ते बाद जारी किया गया। इसमें गजा के नागरिकों को फलस्तीन से बेदखल कर इजिप्ट में उत्तरी साइनाई के इलाके में भेज देने का प्लान है। इसमें लिखा है कि सबसे पहले फलस्तीनी नागरिकों को जमीनी कार्रवाई से उत्तरी गजा से निकलने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद उत्तर से लेकर दक्षिण गजा तक जमीनी कार्रवाई होगी। रफा के पास रास्तों को खाली छोड़ा जाएगा। उत्तरी साइनाई में टेंट शहरों को खड़ा किया जाएगा। उसके बाद शहर बनाकर इजिप्ट में फलस्तीनियों का पुनर्वास किया जाएगा। इजिप्ट कहता रहा है कि वह फलस्तीनियों को नहीं बसाएगा। ऐसा लगता है कि सब कुछ किसी तय स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। अपने आप को सही दिखाने के लिए दुनिया के कई देशों ने फलस्तीन की मांग की बात उठा दी, मगर उनके सामने फलस्तीन का वजूद मिटाया जा रहा है। जब फलस्तीन ही नहीं रहेगा तब वे किस 2 नेशन की बात करेंगे, किससे करेंगे? आज की दुनिया की यह चुप्पी या फिर बोलने के नाम पर खाना पूर्ति आने वाले समय के लिए खतरनाक पैमाना बना रही है। दुनिया की जनता अपनी इस चुप्पी से अपने अपने देशों में राज्य को ही उसे ही कुचलने की नैतिक शक्ति दे रही है। जल्दी ही ये राज्य उन देशों में जनता को कुचलते नजर आएंगे। आज भी दुनिया इस खबर का पता लगा रही है कि जब हिटलर लाखों यहूदियों और गैर यहूदियों को मार रहा था तब वेटिकन के पोप क्यों चुप रहे? वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2 दिन पहले रिपोर्ट छपी है कि पोप को लगता था कि जर्मनी जीत जाएगा, इसलिए चुप रह गए। आज भी वेटिकन के अधिकारी उस समय के पोप का बचाव करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने जो भी स्टैंड लिया उससे यहूदियों की रक्षा हुई। लेकिन पोप फ्रांसिस ने 2020 में वेटिकन के आर्काइव्स की जांच कराई, तब उन्होंने कहा कि पोप ने यहूदियों की मदद की थी, मगर उन्होंने ज्यादा मदद बैप्टाइज कैथोलिक की। पोप पायस 12 ने 1939 से लेकर 1958 तक वेटिकन की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने सार्वजनिक टिप्पणियों में नाज़ी नरसंहार की कभी गंभीर निंदा नहीं की। मौजूदा पोप फ्रांसिस ने कहा है कि इस्राइल और फलस्तीन के लिए 2 स्टेट समाधान जरूरी है ताकि ऐसे युद्ध को रोका जा सके और जेरूसलम को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।
पोप फ्रांसिस ने कहा कि इन दोनों को साथ में रहना है तो यही बेहतर समाधान है। मगर दो राष्ट्र की बात की जा रही है, पहल कहां हो रही है? चुप रहने और बोलने वालों के बीच दुनिया बंट गई है और बम बरसाने वालों के हाथ में दुनिया चली गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।